हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंधी। और आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आप अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर है, ठीक है, 12, ओके। इंग्लिश, रांची यूनिवर्सिटी। हमेशा की तरह पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज टाइप के, एमसीक्यूज नहीं, वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम लोग शॉर्ट, फिर वेरी लॉन्ग, ओके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को ऑफ कर देती हूँ। अंत में मिलते हैं, बने रहिएगा। चलिए चलिए तो बिना टाइम वेस्ट का हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। चलिए, यूनिट 1 में क्या आपको पढ़ना, हिस्ट्री ऑफ एन इंग्लिश, सॉरी, हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ऐसे, ठीक है। इंग्लिश ऐसे का क्या इतिहास रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा जानना है, ओके। 2 नंबर में ऐसे एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, हम लोग कैसे ऐसे को कंसिडर करेंगे लिटरेचर के फॉर्म में, ओके। थर्ड में टाइप्स ऑफ ऐसे, तो टाइप्स इसके दो हैं, क्या है, पर्सनल है एंड इम्पर्सनल है। पर्सनल में क्या होता है, जब राइटर अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को बोल सकते हैं, लिखते हैं, तो ठीक है। और इम्पर्सनल क्या, जब हम कोई सोशल इशू पे बात करते हैं, किसी के जस्टिस पे बात करते हैं, या फिर फैक्ट्स पे बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इम्पर्सनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डाइडेटिक, ड्रामेटिक, प्रोसेसिव, ह्यूमरस और डिस्क्रिप्टिव, फैक्चुअल और नैरेटिव लिखा हुआ है। इसके एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे आगे, इसका जरूर इसका क्वेश्चन होगा, ठीक है, तब हम लोग जानेंगे, ओके। चलिए उसके बाद फोर्थ में क्या है भाई, एसी बेंसन का क्या है, द आर्ट ऑफ द एसियस्ट, ओके। द आर्ट ऑफ द एसियस्ट, ओके। यूनिट 2 में क्या है, फ्रांसिस बैकॉन का ऑफ स्टडी, ओके। और जोसेफ एडिशन का क्या है, सर रॉगर एट होम। थर्ड में क्या है, रिचार्ड स्टील का रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, ओके। हेनरी डेविड थॉरियो का क्या है, द वॉर ऑफ द आंट्स। इसमें क्या होता है, लाइफ और डेथ के बीच में जो स्ट्रगल है उसको बताया गया है, ठीक है। चलिए, और यूनिट 3 में क्या है, देखिए अभी जो हम इसमें राइटर्स का नाम जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसी वन वर्ड में इसका क्वेश्चन है, तो आप इसको देख ले अभी बढ़िया से वहाँ पे, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है, उसमें हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए अभी, ओके। यूनिट 3 में किनका है, ओलिवर गोल्डस्मिथ का ऑन नेशनल प्रेजुडिस जुडियस है, ठीक है। एजी गार्डिनर का क्या है, ऑन सुपरस्टिशंस, ओके, ऑन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जिसको बोलते हैं। चलिए, इसमें क्या है, फियर, ट्रेडिशन और कंट्रोल पे बात किया गया है। हिलारियर बेलो का क्या है, इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। जीके क्या है, कैस्ट्रॉन का क्या है, ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग यंग, ओके। यूनिट 4 में क्या है, उल्फ का द डेथ ऑफ द मॉथ, ओके। डीएच लॉरेंस का क्या है, कॉक्स योर विमेन एंड हेंस योर मैन। जॉर्ज ऑरवेल का क्या है, शूटिंग एन एलिफेंट। जेबी प्रिस्टली का क्या है, ऑन गेटिंग अप टू स्लीप, ओके। आप देख ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या किसने लिखा हुआ है, तो इसका इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा एग्जाम टाइम रिवीजन करके जाइएगा, ओके गाइस। चलिए, वन वर्ड, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऐसे। जबकि हमें पूरा ऐसे के बारे में पढ़ना है, तो हमें पहले जानना होगा कि ऐसे आखिर होता क्या है। तो ऐसे क्या है भाई, तो कोई भी राइटर जब अपने अपने पर्सनल थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहा है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, ओके, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्कूल के बारे में लिखना है, तो हम सिर्फ स्कूल के बारे में ही लिखेंगे, ओके। वहाँ फिर नहीं लिखेंगे कि वहाँ पे प्रेरणा पड़ती है तो उसका चरित्र के बारे में या फिर उसके बारे में, ठीक है। वहाँ पे बस हम स्कूल के बारे में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ऐसे, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हु कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब कमेंट कीजिएगा, क्या कौन है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ ऐसे। द टू मेन टाइप्स ऑफ ऐसे क्या हो गया, पर्सनल ऐसे और इम्पर्सनल ऐसे, ओके। हम लोग तो इसमें हम लोग डिफरेंस पता चल गया था ना कि पर्सनल ऐसे में क्या होता है, जब राइटर अपने थॉट्स ओपिनियन के बारे में लिखते हैं, और इम्पर्सनल क्या होता है भाई, जब राइटर किसी सोशल इशू के बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए, फैक्ट्स के बारे में लिखते हैं। फोर्थ नंबर, हु विच एसियस्ट रॉट द आर्ट ऑफ द एसियस्ट। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है,
तो क्या करना है, इसको बस क्वेश्चन देख लीजिए, ऊपर में है इसका आंसर सबका, ठीक है। चलिए 5 नंबर, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ऑफ स्टडी। ऑफ स्टडी का मेन थीम क्या है भाई, तो ये किसको यहाँ पे बताया गया है, तो इम्पोर्टेंस एंड यूजेस किसका, तो रीडिंग लर्निंग और एजुकेशन का। ऑफ स्टडीज में किसका इंपॉर्टेंस बताया गया है, यूजेस ऑफ रीडिंग लर्निंग एंड एजुकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस और उसका यूज बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हु क्रिएटेड द कैरेक्टर सर रॉगर डी कवरले, तो यही क्रिएट किए हैं, ठीक है। 7 नंबर, सर रॉगर एट होम बिलोंग्स टू विच पीरियडिकल, तो द स्पेक्टेटर, ओके, कौन से पीरियड से, तो स्पेक्टेटर। 8 नंबर, हु रोट रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, तो किन्होंने लिखा है रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, रिचार्ड स्टील ने, ठीक है, किन्होंने, रिचार्ड स्टील, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऐसे डिस्क्राइब्स अ बैटल बिटवीन रेड आंट्स एंड ब्लैक आंट्स, तो किसमें बताया गया, द वॉर ऑफ द आंट्स, ठीक है। 10th नंबर पे है, हु इज द ऑथर ऑफ द वॉर ऑफ द आंट्स, ठीक है। 11th नंबर, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑन नेशनल प्री जस्टिस, तो इसका सेंट्रल थीम या आइडिया क्या था भाई, तो क्रिटिसाइज करना, किसको क्रिटिसाइज करना, नैरो माइंडेड नेशनलिज्म को, और क्या, प्रमोट्स यूनिटी, ओके। किसी भी देश को चलाने के लिए मानव एकता जरूरी है, ना कि नेशनल, ये जो छोटे सोच वाले जो बोलते हैं हम देशभक्त है, वो सब का यहाँ पे क्या है, जरूरत नहीं है कि नहीं। चलिए, हु रोट ऑन द सुपरस्टिशंस, ओके, तो गार्डिनर जी ने लिखा है। चलिए 13 नंबर, विच ऐसे प्रेजेस इग्नोरेंस इन अ ह्यूमरस मैनर, तो कौन सा, तो इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। हु इज द ऑथर इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस, तो देख लीजिएगा। 15, ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग यंग वाज रिटन बाय हुम, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 16, विच ऐसे सिंबलाइजेज द स्ट्रगल बिटवीन लाइफ एंड डेथ, तो कौन सा ऐसे हमें बताता है जीवन और मृत्यु के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको, तो द डेथ ऑफ द मौत, ओके। अच्छा, वहाँ पे हम ना थोड़ा सा गलत बोल दिए थे कि आंट वाला में कि स्ट्रगल लाइफ और डेथ वाला, वो नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द डेथ ऑफ द मौत, ओके। 17, हु रोट द डेथ ऑफ द मौत, तो किन्होंने लिखा है ऊपर, ठीक है। 18, शूटिंग एन एलिफेंट इज बेस्ड ऑन हुज पर्सनल एक्सपीरियंस, तो जिस जो इन्होंने लिखा है उन्हीं पे है, ठीक है, राइटर। चलिए 19, विच ऐसे डिस्कस साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी ऑफ स्लीपिंग, तो क्या है, ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप में बताया गया है कि क्या क्या साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज आता है, जैसे कि स्ट्रेस फियर में हम लोग कभी कभी गिर जाते हैं, लगता है ना। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ ऑन गेटिंग ऑफ टू स्लीप, ठीक है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर वाला करेंगे, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा थोड़ा कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट नहीं, जो वहाँ पे ऐसे है उसका थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कौन सा क्या बोलना चाह रहा है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ऐसे, तो चलिए हम लोग का पहला ही यूनिट में था कि क्या इसका इतिहास है उसको हमको जानना है, तो चलिए, द इंग्लिश ऐसे एज अ लिटरेरी फॉर्म डेवलप्ड ग्रेजुअली एंड रिफ्लेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल चेंजेस ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश ऐसे को एज अ लिटरेचर फॉर्म में जब वो देखा गया उसको, तो ये ऐसा नहीं कि सडन, बहुत ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, पीरियडिकली चेंज हुआ उसका, हर बार फॉर्म चेंज हुआ। फिर एक बार क्या हुआ, द टर्म ऐसे वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय माइकल डी मॉन्टेग, ठीक है। तो पहला किन्होंने इन्हें पॉपुलर ऐसे नाम रखा है भाई, तो माइकल डी मॉन्टेग, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, इन फ्रांस, ठीक है। बट इन इंग्लैंड इट वाज हु लेड इट्स फाउंडेशन, हिज ऐसे वर कंसाइज एफ्रोस्टिक एंड डिल्ट विथ प्रैक्टिकल विजडम एंड मोरालिटी एंड ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। तो इसका नेचर भी आप देख सकते हैं कैसा था। ड्यूरिंग द 18th century द ऐसे फ्लोरिस्ड एज अ पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म विथ पीरियडिकल राइटर्स लाइक, इसमें नाम, ठीक है, हु रोड द सोशल ऐसे इन द स्पेक्टेटर, तो जिन्होंने स्पेक्टेटर और द टेटलर लिखा है, वहाँ पे क्या हुआ, जब ये सब लिखा गया तब जाके थोड़ा हाँ कि पूरे तरीके से नर्चर हुआ
बाहर आया कि हाँ भाई ऐसे भी है एक क्या लिटरेचर का फॉर्म, ठीक है। देयर ऐसे एम्ड एट मॉरल रिफॉर्म, सोशल रिफाइनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और इनका ऐसे किस उद्देश्य से लिखा जाता था, तो मोरल रिफॉर्म मतलब उसमें नैतिकता होता था, है कि नहीं, सोशल रिफाइनमेंट था, और क्या था, मनोरंजन भी था, ठीक है। इन 19th सेंचुरी देखिए जो पीरियोडिकल चेंज हो रहा है, पर 17th में कैसा था, 18th में कैसा था, और 19th में कैसा था। तो 19th में देखिए ऐसे राइटिंग बिकेम मोर पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव, ठीक है। जैसे जैसे दिन गया ये क्या गया, बढ़ता गया इसका ग्राफ, ओके। राइटर्स लाइक emphasized इंडिविजुअलिटी इन पर्सनल इमोशन। अब इन्होंने क्या करने लगा, सोशल से भी, मतलब इसमें क्या इम्पर्सनल पहले था, जब आदमी एंटरटेनमेंट के लिए लिखता है, ये के लिए लिखता है, तो वो क्या इम्पर्सनल में आ जाता है। लेकिन 19th सेंचुरी में इसका ग्राफ किसके और बढ़ा, तो पर्सनल ऐसे के ये से, ठीक है। जब पर्सनल इमोशंस लिख रहे हैं हम, दैट मीन क्या है, वो पर्सनल ऐसे है। द मॉडर्न ऐसे रिप्रेजेंटेड बाय राइटर्स लाइक एंड इज इंट्रोस्पेक्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑफन पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल। अब क्या एक्सपेरिमेंटल भी है, पॉलिटिकल भी है, और साइकोलॉजिकल भी है। थस इंग्लिश ऐसे हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम फॉर्मल एंड मोरल इंस्ट्रक्शन टू अ फ्लेक्सिबल एंड एक्सप्रेसिव लिटरेरी फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, what is an essay as a form of literature? Discuss its main characteristics. An essay is a short piece of prose writing that expresses a writer's personal thoughts, opinion and reflection on a particular subject, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट पे जब हम जोर देते हैं, ठीक है, तो जोर नहीं मतलब उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। एज अ लिटरेरी फॉर्म द ऐसे इज इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल एंड कन्वर्सेशनल इन टोन। कैसा होता है इसका नेचर, इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल और कन्वर्सेशनल, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो रिजिड रूल लाइक पोएट्री और ड्रामा, अलाउज द राइटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें कोई रूल नहीं है, रूल रेगुलेशन, आप जैसे चाहते हो लिख सकते हो, इसमें बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसा कि पोएट्री ड्रामा में होता है। One important characteristics of essay is subjectivity. The essayist often present personal experience and viewpoints rather than objective facts, ठीक है। ब्रेविटी इज अनदर फीचर, ऐसे आर जनरली शॉर्ट एंड फोकस्ड। हम तो पता है हमारा क्या होता है, ऐसे कंसाइज होता है, शॉर्ट होता है, फोकस्ड होता है। स्टाइल प्लेज अ क्रूशियल रोल एज ऐसे इज वैल्यूड नॉट ओनली फॉर इट्स आइडियाज बट ऑल्सो फॉर द चार्म क्लियरिटी ऑफ इट्स लैंग्वेज। लैंग्वेज में भी क्लियरिटी रहना चाहिए, ताकि आप छोटे में किसी चीज़ को लिख रहे हो तो अगले को क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, essay often blend instruction with entertainment. Writers like used essay to reform society gently while used them to convey wisdom. मॉडर्न ऐसे में इंक्लूड नैरेटिव, आर्गुमेंट, स्टेयर और रिफ्लेक्शन। अभी क्या है कि आर्गुमेंट पैदा करता है, व्यंग्य करता है, ठीक है। तो हर चीज़ ज़रूरी है कि नहीं, जैसा नीड होता है वैसा हम लोग को दिया जाता है। थर्स द ऐसे इज अ यूनिक लिटरेरी फॉर्म दैट कंबाइंस थॉट, स्टाइल, पर्सनालिटी, मेकिंग इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इंग्लिश लिटरेचर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें पर्सनल और इम्पर्सनल पे क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो चलिए, तो ऐसे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू पर्सनल और इम्पर्सनल बेस्ड ऑन द राइटर्स अप्रोच एंड सब्जेक्ट मैटर। अ पर्सनल ऐसे फोकस ऑन राइटर्स ओन एक्सपीरियंस, इमोशन एंड रिफ्लेक्शन, ये सब इम्पॉर्टेंट है। जो पर्सनल ऐसे वो क्या है, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, अपने इमोशंस पे लिखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शंस पे लिखते हैं, ठीक है। इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, कन्वर्सेशनल इन टोन, ठीक है। राइटर्स लाइक एम्फाइजेस पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन इन पर्सनल ऐसे, ठीक है। चलिए, impersonal essay, on other hand, deal with objective subjects such as social issues, moral, politics, science, or philosophy. These essay aim to inform, instruct, or parachute rather than express personal feeling. इसमें पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस करने की जगह इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे सामाजिक मुद्दा है, जो नैतिकता में हमें क्या सही है क्या गलत है, जो बहुत बार राजनीति में, कभी साइंस में, फिलॉसफी में लिखा जाता है, वो सब क्या इम्पर्सनल में आएगा, ठीक है। Essays are classic example of impersonal essay because they are didactic and apostolic. देखिए, डायडेटिक मतलब जो शिक्षा देने वाले। अभी मॉडर्न जो हमारे क्लासिक थे वो कैसे था, तो डायडेटिक एंड एफ्रोस्टिक,
ठीक है, क्लासिकल में नहीं रखा गया है। पर्सनल ऐसे आर ऑफन रिफ्लेक्टिव एंड इमोशनल वाइल इम्पर्सनल आर लॉजिकल एंड फैक्चुअल। However, both types contribute significantly to the richness of the essay। दोनों ज़रूरी है। वो किसको, अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं यार। इसमें क्या होता है, आइडियाज़ को, जो लॉजिकल बातें हैं उसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस AC Benson's व्यूज ऑन essay राइटिंग एज एक्सप्रेस्ड इन द आर्ट ऑफ द एसेइस्ट। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। The art of the essayist explain his views on the nature and purpose of the essay। ठीक है, हमारा ऐसे लिखने का कारण क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका नेचर क्या है उस पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेंसन एन essay is expression of the writer's personality rather than a formal piece of argument or instruction। आप किसी ऐसे को देख के उस राइटर की पर्सनैलिटी क्या है उसको आप जान सकते हो। He believes that an essayist should write with sincerity, simplicity and charm। तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए कि हाँ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। जब आप किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं तो मतलब सिंप्लिसिटी से लिखिए, सिंसियरिटी रहना चाहिए, मोरालिटी रहना चाहिए, है ना। Benson emphasizes that essay should not be overloaded with facts or learning। ठीक है, और ये बताते हैं कि जो ऐसे हैं मतलब जो विकिपीडिया बोल सकते हैं, मतलब बहुत चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी और उसको ओवरलोडेड नहीं करना है। ठीक है, फिर वो दूसरा रूप ले लेता है। ऐसे का मतलब क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, और मतलब फैक्ट्स और लर्निंग पे ज़्यादा बेस्ड ना हो कि ये किस पे, इमोशंस पे बात कर रहे हैं। अलग अलग थिंकर्स, फिलोसोफर, राइटर्स के अलग अलग सोच होते हैं, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, इंस्टेड इट शुड बी प्रेजेंट आइडियाज इन लाइट, ग्रेसफुल एंड इंगेजिंग मैनर। ही ऑल्सो स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाइल, क्लैरिटी एंड द इमोशनल अपील। देखिए आ गया बात। फॉर बेंसन द एसेस्ट इज लाइक अ फ्रेंडली कंपेनियन हु शेयर्स थॉट विद द रीडर। ये बताना चाहते हैं कि जानने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे में क्या बताना चाह रहे हैं कि इमोशंस होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल और फैक्चुअल के बजाय। तो इनका ये कहना है, ही रिजेक्ट्स रिजिड रूल्स एंड सपोर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मे भी ये भी एक कारण हो सकता है, जो हमारे क्लासिकल राइटर्स थे वो फ्री से लिखते थे तो उन्हीं को सपोर्ट किए कि हाँ इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। Benson's essay highlights the personal nature of essay writing and establishes the essay as an intimate literary form that connects writer and reader। और जो इमोशंस होता है उससे क्या रीडर और जो राइटर है दोनों कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि जो हमारे बेंसन जी थे वो क्या था, पर्सनल ऐसे लिखते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज फ्रांसिस बैकॉन्स एसे ऑफ स्टडी। तो चलिए देखते हैं ऑफ स्टडीज में हमारा क्या है। इन ऑफ स्टडीज डिस्कसेस द वैल्यू एंड द पर्पस ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग, और एजुकेशन भी था, है ना। ही स्टेट्स दैट अ स्टडी सर्व 3 मेन पर्पस। क्या क्या, तो डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। क्या क्या ये बहुत बड़ा चीज हमें सर्व करते हैं, तो डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। Bacon advises readers to use book wisely as excessive reading without reflection can be harmful. The essay is written in a concise and appropriate style. Bacon categorized books into those that should be tasted, swallowed, and chewed and digested, emphasizing selective reading. He also highlights how study improve judgment, conversation and professional competence। ये क्या बताते हैं कि कैसे हम लोग को मतलब ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कैसे हम लोग उसको मतलब होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या क्या यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं देख रहे हैं, शुड बी टेस्टेड, स्वेल्ड, च्यूड, मतलब समझ रहे हैं ये किस हिसाब से ये लोग किताब को पढ़ते होंगे। और ये अभी जो अपने रीडर्स हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज उनके लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। ही ऑल्सो हाईलाइट्स हाउ स्टडी इम्प्रूव जजमेंट, कन्वर्सेशन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा क्या जजमेंटल का थोड़ा तरीका बदलता है, इसीलिए तो बोला जाता है जो ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, उनका देखिएगा जजमेंट का तरीका ही अलग होगा। द ऐसे रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन प्रैक्टिकल विजडम एंड Renaissance spirit। It teaches that knowledge should be applied in real life rather than accumulated blindly। तो ये क्या बोलते हैं कि हमें नॉलेज को प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अपना लाना चाहिए, है कि नहीं। थर्स ऑफ स्टडी रिमेन्स रिलेवेंट फॉर स्टूडेंट एंड स्कॉलर अलाइक। चलिए हम लोग 6 नंबर पे क्या है, इनका कैरेक्टर को पढ़ना है, किनका, सर रॉगर। ठीक है, चलिए। इन सर रॉगर एट होम
In Sir Roger at Home presents Sir Roger de Coverley as an ideal English gentleman. Sir Roger is kind, generous and deeply concerned about the welfare of his tenants. ठीक है, तो ये कैसे व्यक्ति थे देख लीजिए, generous, deeply concerned. ठीक है, और चलिए, his simplicity and moral integrity make him a lovable character. Addition uses Sir Roger to highlight traditional English values such as hospat- hospitality, social responsibility, and harmony. The essay reflects the social life rural England and promotes moral reform without harsh criticism. Sir Roger represents the harmony between class and compassion. ठीक है? Through this character, Addison combines humor, social criticism, and moral instruction, making the essay both entertaining or instructive. सेवेंथ नंबर में एक्सप्लेन द थीम ऑफ हेनरी डेविड का द वॉर ऑफ द आंट्स। तो चलिए पढ़ते हैं। इन द वॉर ऑफ द आंट्स डिस्क्राइब्स अ वायलेंट बैटल बिटवीन रेड एंड ब्लैक आंट्स। किसके तो बैटल होता है किसके बीच, रेड और ब्लैक आंट्स के बीच। ऑन द सरफेस द ऐसे अपीयर्स टू बी नेचुरल ऑब्जर्वेशन बट सिम्बॉलिकली इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये आंट के बारे में, ये क्या कर रहा है, हम एज ए ह्यूमन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ, किसको लेके, ह्यूमन आंट्स को लेके। ठीक है, he criticizes the senselessness of violence and the pride associated with the war. By comparing human warfare to the struggles of ant, he exposes the absurdity of human aggression. The essay reflects Thoreau's ट्रांसडेंटल फिलॉसफी एंड बिलीफ इन पीस एंड सिंप्लिसिटी। तो मतलब वो बता रहे हैं कि कैसे मतलब अंधाधुंध ह्यूमन जो मतलब बिना कोई सेंस का वो लोग कोई भी बात पे जो लड़ाई कर लेते हैं, एग्रेशन उनमें आ जाता है, तो वही इसमें बता रहे हैं। ठीक है, और ये इनका लिखने का बता रहा है कि वो बहुत कैसे व्यक्ति थे, बहुत शांत होंगे, बहुत सिंपल सिटी से रहते होंगे, है कि नहीं। Thus the essay is both descriptive and philosophical, urging readers to reflect the nature of conflict. Okay. Question number 8. Discuss the central idea of national prejudice by Oliver Goldsmith. So, in on national prejudice criticizes blind patriotism and narrow nationalism. जो अंधभक्त जो होते हैं. He argues that excessive pride in one's nation leads to hearted and misunderstanding among people. जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो हम लोग प्राइड फील करने लगते हैं, वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि बहुत हम जनता के बीच क्या हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। चलिए, गोल्ड स्मिथ प्रमोट्स द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, ये अपने सिर्फ देश का नहीं, पूरे क्या पूरे विश्व में क्या किसको प्रमोट कर रहे, ब्रदरहुड को, भाईचारा को। एंड टॉलरेंस, ही बिलीव्स दैट ह्यूमैनिटी शुड कम बिफोर नेशनलिटी। और ये क्या बता रहे हैं कि जो राजभक्ति है, हमें क्या पहले अपने ह्यूमन में हमारा प्यार होना चाहिए, है कि नहीं, उसके बाद देशभक्ति होना चाहिए। The essay uses logical reasoning and gentle state to expose the danger of prejudice. The essay remains relevant in today's world of political and cultural conflict, emphasizing the importance of global harmony. चलिए, 9th नंबर, एनालाइज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ वर्गिनिया वुल्फ्स द डेथ ऑफ द मॉथ। तो चलिए, in the death of the moth present a simple incident of moth struggling to live। ठीक है, वो स्ट्रगल करती है। द moth symbolizes life's energy and inevitable power of death। Wolf contrasts the vitality of life with the certainty of death। The essay reflects modernist theme of fragility, existential struggle and human helplessness. The moth's struggle mirrors human resistance against fate। The essay is philosophical and emotional, highlighting Ulf's deep insight into life and morality. चलिए, 10th नंबर में डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ शूटिंग एन एलिफेंट एंड एज अ पॉलिटिकल ऐसे। तो क्या है भाई इसमें राजनीति व्यू, तो देखते हैं। इन शूटिंग एन एलिफेंट नरेट्स हिज एक्सपीरियंस एज अ colonial officer in Burma। The essay exposes the evils of imperialism and psychological pressure it creates on both the ruler and the ruled। Orwell shows how
colonial authority forces individual to act against their conscience, ठीक है. The killing of the elephant symbolizes the moral decay of imperialism. The essay is autobiographical, political, and deeply critical power of structure. Thus, the essay is powerful critique of colonialism and remains one Orwell's most influential works. चलिए अब क्या करेंगे, अब खाली क्वेश्चन देखिए, ठीक है. और आपको ये सारा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेस द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश एसे एज अ लिटरेरी फॉर्म. वही पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो वही है, बस इसको थोड़ा बढ़ा के लिखना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिस्कस द एसे एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर हाईलाइटिंग इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. थर्ड में क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे विद सुटेबल एग्जाम्पल. तो जैसे पर्सनल और इम्पर्सनल है, आपको उसमें एग्जाम्पल भी देना है, आराम से लिखना है. चलिए 4 नंबर, क्रिटिकली एग्जामिन AC बेंसन व्यूज ऑन एसे राइटिंग द आर्ट ऑफ द एसियस्ट. ओके, तो क्या कला होना चाहिए लिखने का, तो वो हम लोग उसका नेचर को पढ़े थे कि कैसा होता है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है. 5 नंबर, एनालाइज फ्रांसिस बैकॉन्स ऑफ स्टडी एज अ डाइडेटिक एसे. तो कैसे हम लोग था कि हम लोग को रियल लाइफ में भी अपने नॉलेज को यूज करना चाहिए, है कि नहीं. चलिए 6 नंबर, डिस्कस एडिसन्स पोर्ट्रियल ऑफ सर रॉगर इन सर रॉगर एट होम. ये क्वेश्चन भी करें हम लोग. वो बहुत जेनरस थे, बहुत सिंपल सिटी से रहने वाले व्यक्ति थे ना. चलिए 7th नंबर, एग्जामिन द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन रिचर्ड स्टील रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड. Question number 8, discuss the symbolic significance of the War of the Ants by Henry David Thoreau. तो इसमें हम लोग देखिए कि इसमें बताया जा रहा है आंट के बारे में, लेकिन हम वहाँ पे क्या हिडन मीनिंग क्या हमारे ह्यूमन कन्फ्लिक्ट और सेंसलेस एग्रेशन से है कि नहीं, जो हम लोग बेमतलब का एग्रेशन दिखाते हैं. 9 नंबर, क्रिटिकली एनालाइज ऑलिवर्स गोल्डस्मिथ ऑन नेशनल प्रीजस्टिस. इसमें क्या था कि हमें किसी भी ओवर प्राइड नहीं होना चाहिए अपने नेशनल के लिए, ठीक है. हमें क्या ह्यूमन यूनिटी के साथ रहना चाहिए, उसी से हमारा क्या होगा, ग्लोबल हार्मोनी होगा, ठीक है. चलिए 10th नंबर, एग्जामिन एजी गार्डिनर्स ट्रीटमेंट ऑफ सुपरस्टिशन ऑन सुपरस्टिशंस, जो अंधविश्वास पे था, ठीक है. 11th नंबर, 11th, discuss the central idea and the style of Hilaire Belloc's essay in praise of ignorance, ठीक है. 12th, analyze G.K. Chesterton views on aging on the pleasures of no longer being young. 13 number, discuss the symbolism and philosophical significance of Virginia Woolf's The Death of the Moth. 14, critically examine D.H. Lawrence's views on gender roles in Cocksure Women and Hensure Men. 15, discuss shooting an elephant as a powerful critique of imperialism. चलिए इतना ही था. और इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप पे, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है. और 60 रुपीज़ में है. और आपको कौन सा माइनर पेपर चाहिए, आप कमेंट करके उसको कर दीजिएगा, माइनर वोकेशनल, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप वीडियो आपके